Hello and welcome back to Learning with Isha. This video series is dedicated to a viewer of mine जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हमें कुछ वीडियोस हिंदी में भी कवर करने चाहिए। तो ये वीडियो हिंदी में आपको बायोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताने वाली है। This video is for you if you want to know biology from the beginning, from the scratch. ये वीडियो सीरीज कंपटीशन ओरिएंटेड होने वाली है, तो हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे एक कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव से। ऑल्सो हर वीडियो में हम उन क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि फ्रीक्वेंटली कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं। हम बात करने वाले हैं ह्यूमन सिस्टम की, चाहे वो डाइजेस्टिव हो, रेस्पिरेटरी हो, आपकी सर्कुलेटरी हो या एक्सक्रीटरी हो। इसके अलावा हम प्लांट्स में उनके स्ट्रक्चर, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ऐसे कई सारे अदर टॉपिक्स की भी सिंपल भाषा में बात करने वाले हैं। इस वीडियो सीरीज में अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। मैं इमीडिएटली इसका एक सिंपल रेजोल्यूशन करने की कोशिश करूंगी। तो आइए हम शुरुआत करते हैं फ्रॉम द वेरी बेसिक टॉपिक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इससे हमने क्यों शुरुआत की है? क्योंकि ये एक सिंपल टॉपिक है, बहुत इजीली आप इससे स्कोर कर सकते हैं और इससे बहुत सारे सवाल कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं। क्या होता है ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम? जब हम खाना खाते हैं तो उस खाने को हमें ब्रेक डाउन, तोड़ना पड़ता है ऐसे फॉर्म में जो कि हमारी बॉडी यूज कर सके। क्या यूज करती है बॉडी इसका? ये यूज होता है ग्रोथ में। अगर आपको ग्रो करना है, न्यू सेल्स बनाने हैं, उसमें यूज आएगा। डेवलपमेंट में आपको डेवलप करने में हेल्प करता है। ऑल्सो मेंटेनेंस में, मेंटेनेंस मतलब आपकी जो डेली एक्टिविटीज है उनके लिए भी आपको एनर्जी की जरूरत है। अगर आप ब्रीथ कर रहे हैं उसके लिए भी आपको एनर्जी की जरूरत है। इस सब के लिए एनर्जी कहाँ से आता है? डाइजेशन से। खाना खाते हैं, टूटता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें नॉर्मली दो पार्ट्स आते हैं। एक होता है आपका एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री कनाल क्या होता है? अगर सिंपल भाषा में समझे तो आपके माउथ से लेके एनस, जहां से आप खाना खाते हैं, से लेके जब तक खाना एक्सक्रीट होता है, जो भी ऑर्गन्स बीच में आते हैं, चाहे वो माउथ हो, ईसोफेगस हो, स्टमक हो, स्मॉल इंटेस्टाइन हो, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे एक लॉन्ग ट्यूब के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। उस ट्यूब को हम कहते हैं एलिमेंट्री कनाल, या फिर इसका दूसरा नाम पूछा जा सकता है, इसे कहते हैं गट। इसके अलावा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कई सारे ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। इन्हें कहा जाता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ये इंक्लूड करते हैं आपका सलाइवरी ग्लैंड, जो कि आपके मुंह में, माउथ में प्रेजेंट होता है। लिवर, जो कि सिक्रीट करता है बाइल जूस। पैनक्रियास, जो कि सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूस। ये सारे इंक्लूड होते हैं हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में। बिफोर हम इन सब की बात करना स्टार्ट करें, हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर डाइजेशन के क्या स्टेप्स होते हैं। सो डाइजेशन में नॉर्मली 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। क्या होते हैं वो स्टेप्स? सबसे पहले होता है इंजेशन। इंजेशन क्या होता है? इंजेशन मतलब द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, मतलब जो खाना आपने खाया, इस प्रोसेस को कहते हैं इंजेशन। प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड। नाउ द सेकेंड प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन। सो खाना खाया, उसके बाद आप खाने को पचाएंगे। दिस इज नोन एज डाइजेशन. So the breakdown of food into smaller particles. So food will be broken down into छोटे छोटे particles में. थर्ड स्टेप क्या होता है? डाइजेशन के बाद आता है अब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन में वो फूड जिसको आपने स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ दिया है, अब वो क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू अब्जॉर्ब होगा। कहाँ? आपके ब्लड में। मान लो आपने चावल खाया, उस चावल को तोड़ लिया गया, ग्लूकोज मिल गया, वो ग्लूकोज स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू ब्लड में चला जाएगा।
इस प्रोसेस को कहते हैं हम अब्जॉर्प्शन. सो प्रोसेस ऑफ अब्जॉर्बिंग फूड, द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग फूड इनटू ब्लड, इनटू ब्लड. प्लीज ध्यान देना कि बड़े पार्टिकल्स कभी भी ब्लड में अब्सॉर्ब नहीं होंगे. सिंपल मॉलिक्यूल्स ही लाइक ग्लूकोज या अमीनो एसिड्स यही आपके ब्लड में अब्सॉर्ब होंगे. अब आपका नेक्स्ट स्टेप आता है असिमिलेशन. अब एब्सॉर्ब तो हो गया, खून में खाना चला गया. अब क्या होगा, ये खाना ब्लड से कहाँ पहुंचेगा, सेल्स में. और ये सेल्स में फूड यूज होगा सेल्स को ग्रो करने के लिए या रिपेयर करने के लिए. सो द फूड रीचेस सेल्स, द फूड रीचेस सेल्स एंड इज यूज्ड. किस चीज के लिए, चाहे ग्रोथ हो या रिपेयर प्रोसेस हो. लास्ट स्टेप, आपने खाना जो रिक्वायर्ड था, अच्छा था, उसको एब्जॉर्ब कर लिया. जो भी वेस्ट मटेरियल होगा वो क्या करेंगे, आप बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देंगे, रिमूव कर देंगे. इस प्रोसेस को कहते हैं लास्ट स्टेप, दैट इज इजेशन. इजेशन मतलब रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स. चाहे ये स्टूल के फॉर्म में हो या यूरिन के फॉर्म में, जो भी वेस्ट होगा बॉडी का, ये रिमूव आउट हो जाएगा. अब हमने स्टेप्स ऑफ डाइजेशन की बात कर ली है, तो आज के वीडियो में हम समझना स्टार्ट करते हैं अब अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम. शुरुआत करते हैं एक डायग्राम की मदद से, जहां हम लेबल करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स. बात कर रहे हैं अब डाइजेस्टिव सिस्टम के इस डायग्राम की, जिसको हम अब करने वाले हैं लेबल. लेबलिंग शुरू होती है सबसे पहले आपके माउथ से. सो ये पोर्शन जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये रिप्रेजेंट करता है आपके माउथ को. माउथ में डेफिनेटली प्रेजेंट होते हैं वो ग्लैंड्स जो कि सिक्रीट करते हैं सलाइवा. सो ये जो येलो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं आपके सलाइवरी glands. So these are your salivary glands, the ones that secrete the saliva. Okay, after that we move on to a portion that comes here, जो कि कनेक्ट करता है आपके माउथ रीजन को आपके ईसोफेगस से. ये फूड पाइप है क्योंकि ये फूड से कनेक्टेड है, और विंड पाइप क्योंकि विंड चैनल से भी कनेक्टेड है. इस रीजन को हम कहते हैं pharynx. So pharynx serves as common passage for both food and air. Coming to this long tube, the long tube that you see is known as the esophagus. The esophagus moves on and is connected to a structure, a J-shaped organ that is known as the stomach. After the stomach, we see a structure over here, which is the largest organ of the body and is known as the liver. लिवर के अराउंड जो ये ग्रीन स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर को कहा जाता है गॉल ब्लैडर. सो दिस इज द गॉल ब्लैडर. आफ्टर सीइंग द गॉल ब्लैडर, वी सी अ पोर्शन दैट इज हाईली कॉइल्ड. दिस हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर इन द मिडल इज इन फैक्ट योर स्मॉल इंटेस्टाइन, and the structure around it that you see, this one, this and this, represents your large intestine. सो आफ्टर द लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, आपका जो भी फूड अब्जॉर्ब होना था स्मॉल इंटेस्टाइन से हो गया. वेस्ट अब फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू कहाँ आ जाएगा, इन अ स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स द फीसेस, द वेस्ट मटेरियल यहाँ पे, और इसे हम कहते हैं रेक्टम. और रेक्टम के बाद एनस के थ्रू जो भी वेस्ट है वो रिमूव आउट हो जाता है फ्रॉम द बॉडी. इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि अब हमारे लिए यूजफुल नहीं है. इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है अपेंडिक्स. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. नाउ लेट्स क्विकली लुक एट एन एनिमेशन दैट इज गोइंग टू शो द सेम. तो हम अब इस डायग्राम की मदद से समझ चुके हैं कि हमारे एलिमेंट्री कनाल के क्या पार्ट्स हैं. आइए अब हर के बारे में डिटेल में बात करना स्टार्ट करते हैं.
हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू हो जाता है हमारे माउथ से ही। जब हम खाना चबाते हैं तो आप बिना जाने खाने की डाइजेशन प्रोसेस को ऑलरेडी शुरू कर चुके होते हैं। तो आप सोचिए, द फर्स्ट पार्ट इज योर माउथ और योर बकल कैविटी। माउथ को क्या कहा जाता है? बकल कैविटी। अब हम खुद सोच सकते हैं कि आखिर हमारे माउथ के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप रियलाइज करेंगे सबसे पहले प्रेजेंट होता है आपका टंग। उसके अलावा प्रेजेंट होते हैं टीथ। टीथ के अलावा प्रेजेंट होता है आपके माउथ में एक बोन लाइक स्ट्रक्चर। आपके मुंह के ऊपर जो प्रेजेंट होता है एक बोन लाइक स्ट्रक्चर, इसे कहा जाता है पैलेट। पैलेट क्या करता है? इस पैलेट का काम होता है कि आपके माउथ को एक स्ट्रक्चर दे, एक आकार दे, ताकि आपका माउथ का एक शेप बना रहे। ये पैलेट के अलावा प्रेजेंट होती है टंग। टंग क्या होती है? टंग एक मसल से बना हुआ ऑर्गन है। इसे हम कहते हैं एक मस्क्यूलर ऑर्गन। ये मस्क्यूलर ऑर्गन का क्या काम है? इसका काम है कि जब भी आप खाना चबाते हैं तो आप खाना जब चबाएंगे तो उसे सलाइवा के साथ मिक्स करना पड़ेगा ताकि वो थोड़ा गीला हो। जब खाना गीला होगा तो आपको निगलने में, स्वॉलो करने में थोड़ी मदद मिलेगी। ये टंग इसी मिक्सिंग ऑफ फूड में हेल्प करता है। सो टंग का अगर हम फंक्शन देखें तो इसका फंक्शन है मिक्सिंग ऑफ फूड। इससे एक और इंपॉर्टेंट सवाल बनता है दैट द टंग इज मेड अप ऑफ व्हाट? इट इज मेड अप ऑफ ओनली मसल्स। कोई बोन यहाँ नहीं प्रेजेंट है। मूविंग ऑन, आपके माउथ में प्रेजेंट होते हैं टीथ। ये टीथ क्या है? आपके दांत। दांत की लोकेशन क्या है? आपके जॉ में। जॉ मतलब जबड़े। सो ये प्रेजेंट होते हैं आपके जॉ में। जहां पे एक स्पेस होती है उसे कहते हैं टूथ सॉकेट। सॉकेट क्या हो गई? वो स्पेस आपके जबड़े के अंदर जहां दांत फिट होते हैं। जैसे ये कैप है, इसके अंदर ये पेन फिट हो गया, वैसे ही आपके जॉ के अंदर एक स्पेस होता है जहां आपके दांत अंदर फिट होते हैं। इसे कहा जाता है जॉ सॉकेट। अब ये दांत बने किस चीज के होते हैं? ये बने होते हैं एक बोन लाइक मटेरियल के, उसे हम कहते हैं डेंटाइन। ये डेंटाइन क्या है? ये डेंटाइन एक हार्ड मटेरियल है, बोन के तरह, हड्डी की तरह का एक मटेरियल है जो कि आपका दांत फॉर्म करता है। दांत के ऊपर एक वाइट कवर भी प्रेजेंट होता है। आपने देखा होगा ना, आपके दांत वाइट लगते हैं, क्यों? एक कवरिंग प्रेजेंट होती है, उसे कहा जाता है इनामल। ये इनामल की एक बड़ी खास बात है। ये इनामल हमारी ह्यूमन बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हार्डेस्ट पार्ट होता है ये ह्यूमन बॉडी का, पूरे शरीर में। सो इस पोर्शन से दो इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। एक, द टूथ इज मेड अप ऑफ व्हाट? ये बना हुआ होता है डेंटाइन का, जो कि एक बोनी मटेरियल है। टूथ इज कवर्ड बाय व्हाट? इनामल। एक सवाल और बन सकता है कि द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी इज व्हाट? हम नॉर्मली सोचेंगे हड्डियां, राइट? नहीं, ये दांत के ऊपर का वाइट कलर का सब्सटेंस होता है, इसे कहते हैं इनामल। तो जब आपके दांत पीले पड़ने लगते हैं तो क्या हो रहा होता है एक्चुअली? आप ज्यादा चाय कॉफी जो भी पी रहे हैं, इससे आपका इनामल हट रहा है। इनामल हटने के कारण आपके दांत जो है वो पीले दिखाई पड़ते हैं। आइए अब बात करते हैं टूथ की इन स्पेसिफिक। कितने दांत होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, क्या नाम होता है, ये सब बातें करते हैं। तो अगर देखा जाए तो हमारा लोअर जॉ और हमारे अपर जॉ दोनों में आखिर कितने दांत होते हैं? हमारा डेंटल फॉर्मूला हमें बताता है कि हमारे माउथ में कितने दांत होते हैं। ये डेंटल फॉर्मूला है 2/2, 1/1, 2/2, 3/3। आखिर इसे कैसे समझे? देखिए, ये सिर्फ आपका एक जॉ का एक साइड, एक हाफ का बता रहा है कितने दांत प्रेजेंट है। मतलब अगर मैं सिर्फ अपने राइट साइड में देखूं तो ऊपर की तरफ 2, 1, 2 और 3 होंगे, और नीचे वाले जबड़े में क्या होंगे? 2, 1, 2 और 3।
ये 2123 क्या है? ये अलग अलग टाइप के दांत हैं। हमारे पास हर जबड़े में 2 इंसिजर्स होते हैं। ये इंसिजर्स क्या होते हैं? इन्हें दूसरे टर्म में कहा जा सकता है कटिंग टीथ। ये चीजों को काटने में मदद करते हैं। तो खाना है उसे कट करने में इंसिजर हेल्प करेंगे। एक होती है केनाइन। ये केनाइन क्या होती है? इसे कहते हैं टीयरिंग टीथ। टीयरिंग टीथ मतलब अगर आप किसी भी चीज को फाड़ना चाहते हैं तो क्या होगा? चीरने में आपको ये इंसिजर्स हेल्प करेंगी। उसके बाद होते हैं 2 ब्रॉड दांत जिन्हें कहते हैं प्रीमोलर्स, और उसके अलावा आपके 3 होते हैं मोलर्स। ये मोलर्स जो होते हैं ये होते हैं आपके ग्राइंडिंग टीथ। ग्राइंड करना मतलब क्या होता है? ग्राइंड करना मतलब मसलना। तो एकदम जो है खाने को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने में आपको कौन हेल्प करने वाला है? आपके मोलर्स। फिर से रिवाइज करते हैं। कटिंग टीथ कौन से हो गए? इंसिजर्स। टीयरिंग टीथ कौन से हो गए? केनाइन। फिर प्रीमोलर हो गए ब्रॉड टीथ, और उसके अलावा मोलर हो गए जो कि खाने को मसलने, ग्राइंड करने में आपकी हेल्प करेंगे। अब अगर दांतों की गिनती की जाए तो आप देखेंगे 2 1 3 5 6 7 8। इसका मतलब हुआ 1/2 ऑफ द जॉ। एक हाफ ऑफ द जॉ में 8 दांत है। तो एक पूरे नीचे वाले जॉ में कितने दांत हो गए? 8 इंटू 2 16, 16 टीथ हो गए। ये तो नीचे वाले जॉ की बात हो गई। ऊपर वाले में भी सिमिलरली इतने ही होंगे, 8 इंटू 2 16। टोटल कितने दांत हो गए? 32। तो टोटल हमारे माउथ में 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स। अब बात कर लेते हैं हमारे माउथ में जो एंजाइम्स प्रेजेंट होती है। हमारे माउथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड होता है, उसे कहा जाता है सलाइवरी ग्लैंड। ये सलाइवरी ग्लैंड क्या रिलीज करता है? एक एंजाइम जिसे हम कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज। चलिए अब उसकी बात करते हैं। तो हमारे बॉडी में 4 तरीके के सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। बॉडी से भी स्पेसिफिक हमारे माउथ, हमारे बकल कैविटी में 4 अलग प्रकार के सलाइवरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। क्या क्या होता है वो? नंबर 1 हो गया आपका पैरोटिड। इस पैरोटिड के बारे में खास क्या है कि ये हमारे माउथ का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड कौन सा होता है। अब लार्जेस्ट की बात की तो स्मॉलेस्ट की बात करना भी जरूरी है। सबलिंगुअल बनता है हमारा स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा मैं आपके एडिशनल नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। देखिए, पैरोटिड प्रेजेंट होते हैं बिलो योर ईयर्स, कान के पास। यहाँ पे आपके सब मैक्सिलरी कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आपके जबड़ों के पास, अराउंड योर जॉस, मतलब यहाँ पे। सब लिंगुअल कहाँ पे होते हैं? लिंगुअल मतलब स्पीच, बोलने में क्या हेल्प करती है? टंग। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? टंग के नीचे और आसपास। जाइगोमैटिक, ये एक हड्डी होती है, इसे कहते हैं जाइगोमैटिक बोन, मतलब आंख के नीचे। सो ये प्रेजेंट होते हैं बिलो योर आईज। यहाँ पे याद रखने लायक सबसे जरूरी बात है, सलाइवरी ग्लैंड कितने प्रकार के हैं? 4 है। लार्जेस्ट है पैरोटिड, स्मॉलेस्ट है सबलिंगुअल, और ये सिक्रीट क्या करते हैं? एक सलाइवा नाम का एक सब्सटेंस ये सिक्रीट करते हैं। ये जो सलाइवा होता है इसके बारे में क्या स्पेशल होता है? ये सलाइवा में कई सारी चीजें मौजूद होती है, जैसे कि एक एंजाइम जिसे हम कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज। ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? जो आपने खाना खाया उसके अंदर जो भी स्टार्च प्रेजेंट है, अगर आप चावल खाएंगे उसमें क्या है? स्टार्च। ये स्टार्च का ब्रेक डाउन हमारे मुंह में ही शुरू हो जाता है। कौन करता है? इसे सलाइवरी अमाइलेज करता है। ये स्टार्च को तोड़ देगा माल्टोज नाम के एक शुगर में, और ये माल्टोज आगे आपके स्टमक में जाके ग्लूकोज में टूट जाएगा। सो काफी स्टार्च की डाइजेशन तो आपके मुंह में ही कंप्लीट हो जाती है। इस सलाइवा में एक और सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, इसे कहा जाता है लाइजोजाइम। क्या है ये लाइजोजाइम?
ये लाइसोजाइम भी एक प्रकार का एंजाइम जो कि क्या करता है, जो कि बैक्टीरिया को किल करता है। तो अगर आपके मुंह में कोई भी बैक्टीरिया है तो वो खाने के साथ आपके स्टमक में, आपके बॉडी के अंदर ना जाए, इसके लिए लाइसोजाइम इसको मुंह के लेवल पे ही उन बैक्टीरिया को मार देगा, खत्म कर देगा। इससे क्या होगा कि आपके स्टमक में इंफेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। सो ये एक तरह का इम्यूनिटी देता है बॉडी को, एक रक्षा कवच के तौर पे एक्ट करता है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम बात करने वाले हैं दूसरे पार्ट की, जिसे कहा जाता है फैरिंग। आखिर ये फैरिंग्स क्या है? फैरिंग्स एक ट्यूब है, एक पतली ट्यूब है। क्या करती है ये ट्यूब? ये ट्यूब एक कॉमन पैसेज, मतलब ये एक कॉमन रास्ता बनाती है। किस चीज के लिए? दो चीजों के लिए, खाने के लिए भी और हवा के लिए भी। सो फॉर बोथ फूड एंड एयर। आप सोचेंगे ये कैसे हो सकता है? देखिए, फैरिंग्स से एक वक्त पे या तो खाना जाता है या तो हवा जाती है। अगर खाना जाएगा तो आपने खाया, वो खाना आपने निगला, फैरिंग्स के थ्रू वो कहाँ चला जाएगा? ईसोफेगस में। ध्यान रखिएगा कि फूड फैरिंग्स से जाता है ईसोफेगस में, लेकिन जब आप सांस लेते हैं तो नाक के थ्रू सांस फैरिंग्स में गई, फैरिंग्स से कहाँ चली जाएगी? वो ट्रैकिया में, क्योंकि ट्रैकिया जुड़े हुए होते हैं आपके लंग्स से। ये बात करेंगे रेस्पिरेशन में। सो अभी के लिए ये समझ लीजिए कि एयर कहाँ चली जाएगी? ट्रैकिया नाम के एक ट्यूब में, जो कि लंग्स से जुड़े होते हैं। तो फैरिंग्स में याद रखने लायक बात क्या है कि ये एक कॉमन रास्ता है। इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ food and air. This is very very important. Now let's talk about the next part, जो कि है आपका esophagus. ये esophagus क्या है? अब आपने swallow किया, pharynx के थ्रू खाना एक लॉन्ग ट्यूब के अंदर गया, जो कि लगभग कुछ 22 सेंटीमीटर के अराउंड होती है। ये ट्यूब बनी किस चीज की होती है? ये बनी होती है मसल्स की। इसका काम क्या होता है? जब आपने खाना स्वॉलो कर लिया तो ये ईसोफेगस उस खाने को कहाँ ले जाती है? स्टमक के अंदर। सो ये ईसोफेगस बेसिकली एक लॉन्ग ट्यूब है जो कि स्टमक से जुड़ी हुई होती है। ये खाने को आपके स्टमक तक पहुंचाएगी। ईसोफेगस में याद रखने लायक सबसे जरूरी बात है कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक तरह का मूवमेंट जिसे कहते हैं पेरिस्टालसिस। ये पेरिस्टालसिस क्या है? देखिए, खाना ऐसा नहीं है आपने चबाया और डायरेक्ट स्टमक में गिर गया, ऐसे नहीं होता। खाना धीरे धीरे स्टमक के अंदर छोड़ा जाता है। तो ये ट्यूब है, ये धीरे धीरे सिकुड़ती है, कंट्रैक्ट करती है, एक्सपैंड करती है। इस कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन मूवमेंट से क्या होता है? खाना धीरे धीरे स्टमक में रिलीज होता है, गिरता नहीं है, धीरे धीरे रिलीज होता है। इस कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन मूवमेंट को कहा जाता है पेरिस्टालसिस। कहाँ पे देखा जाता है? ये देखा जाता है इन द ईसोफेगस पार्ट। आज के वीडियो के अब हम लास्ट पार्ट पे पहुंच चुके हैं, जहां हम बात करने वाले हैं उस ऑर्गन की जहां कुछ डाइजेशन बेसिकली शुरू होती है। इसे कहा जाता है स्टमक। ये स्टमक जो होता है ये एक ऑर्गन होता है जिसका शेप जे शेप जैसा दिखता है। तो स्टमक को कहा जाता है एक जे शेप्ड ऑर्गन। कहाँ पे ये प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है हमारे पेट के लेफ्ट साइड में। सो इसे कहा जाता है लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन। सो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है। ये बात आप याद रखना। ईसोफेगस से जुड़ा हुआ होता है। इसके अलावा स्टमक में क्या होता है? स्टमक में होता है एसिड। ये एसिड, हम कहते हैं ना पेट में बहुत ज्यादा एसिडिटी हो रही है, कभी कभी छाती में जलन होती है। क्यों होता है? क्योंकि आपका स्टमक का एसिड कभी कभी ईसोफेगस के थ्रू ऊपर आना स्टार्ट होता है। इसी से आपको एसिडिटी होती है, हार्ट बर्न कहा जाता है इसे। चलिए देखते हैं आखिर इस स्टमक में क्या होता है। स्टमक के अंदर प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे जूसेस, और ये सारे जूसेस सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। मतलब स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जो कि क्या सिक्रीट कर रही है, देखते हैं। सबसे पहले कार्डियक ग्लैंड होती है और पाइलोरिक ग्लैंड। ये दोनों सिक्रीट करती हैं स्टमक में म्यूकस।
क्यों करती हैं, 1 मिनट में देखेंगे। उसके अलावा होती हैं फंडिक ग्लैंड्स। 4 तरह की होती है, 3 मेन हम यहाँ पे देखने वाले। नंबर 1 होती है इसमें पेप्टिक या जाइमोजन सेल्स। ये पेप्टिक सेल्स या जाइमोजन सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं, एक एंजाइम जिसे कहते हैं पेप्सिनोजन। इसके अलावा होती हैं ऑक्जेंटिक सेल्स, जो कि स्टमक में जो एसिड है, कौन सा एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रीट करता है। इसके अलावा होते हैं गॉबलेट सेल्स, जो कि फिर से सिक्रीट करते हैं म्यूकस। एक एक करके सबकी बात करते हैं। शुरुआत करते हैं पेप्सिनोजन से। ये पेप्सिनोजन क्या है, जैसे कि आपके मुंह में सलाइवरी अमाइलेज नाम का एक एंजाइम है, वैसे ही हमारे स्टमक में भी एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, उसका नाम होता है पेप्सिन। अब ये पेप्सिन ना हमेशा पेट में एक्टिव नहीं रहता। क्यों, अगर खाना नहीं है और पेप्सिन प्रेजेंट होगा तो ये एंजाइम आपके पेट को, स्टमक को ही गलाना स्टार्ट कर देगा। ये हम नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं, ये कब एक्टिवेट हो, जब इसमें खाना प्रेजेंट हो। इसीलिए हमारे स्टमक में ये एक इनएक्टिव फॉर्म में, मतलब ये एक्टिव नहीं है, एक्ट नहीं कर रहा, सिक्रीट होता है, इसे कहते हैं पेप्सिनोजन। ये पेप्सिनोजन HCl की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में। सो पेप्सिनोजन is converted to pepsin in the presence of HCl। तो आपने देखा पेप्सिनोजन कहां से आए, किन सेल्स से, ये पूछा जा सकता है। जाइमोजन सेल्स से। ये पेप्सिन एक्टिवेट किस चीज से होता है, इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजन से। यहां तक समझ गए। इसके बाद बात करते हैं HCl की। ये HCl पे सवाल पूछा जा सकता है, कहां से सिक्रीट होता है। सिक्रीट होता है ये ऑक्जेंटिक सेल्स से। करता क्या है, 2 मेजर फंक्शन परफॉर्म करता है। एक तो आपने देख लिया, सबसे पहले पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने में मदद करता है। और सेकंड, कुछ जो बैक्टीरिया थोड़े बहुत पेट तक आ गए होंगे, ये HCl के प्रेजेंस में वो बैक्टीरिया पेट में मर जाते हैं। सो इट हेल्प्स इन किलिंग द बैक्टीरिया, मतलब आपके पेट में कोई इन्फेक्शन को नहीं होने देगा। ये रोल है HCl का। अब लास्ट पार्ट पे आते हैं, म्यूकस। आप देखेंगे स्टमक में बहुत म्यूकस बन रहा है, गॉबलेट सेल्स भी बना रहे हैं, फिर यहाँ पे कार्डियक और पाइलोरिक ग्लैंड्स भी म्यूकस बना रहे हैं। इतना म्यूकस क्यों, क्योंकि स्टमक में इतना ही एसिड भी प्रेजेंट होता है। ये एसिड का जो pH होता है ना, 2 के आसपास होता है, बहुत कम होता है। अगर इतना सारा म्यूकस ना बने तो ये एसिड मोमेंट में आपके स्टमक को गला देगा। इसीलिए इतना सारा म्यूकस सिक्रीट होता है ताकि ये एसिड आपके स्टमक को ही ना गला दे। ठीक है, तो इसीलिए म्यूकस 3 जगह से बना, गॉबलेट सेल्स और ये 2 ग्लैंड से। अब पेट में खाना आ गया, पेप्सिन ने क्या किया, उस खाने के प्रोटीन्स को स्पेसिफिकली तोड़ दिया। तो स्टमक में बेसिकली खाने से प्रोटीन्स टूटते हैं ड्यू टू द एंजाइम नोन एज पेप्सिन। पेप्सिन इज सिक्रीटेड inactive form में by peptic cells, also called zymogen cells, activate होता है in the presence of HCl। HCl कौन सिक्रीट करता है, ऑक्जेंटिक सेल्स, और HCl से बचाता कौन है, म्यूकस। तो ये बात हो गई आपके स्टमक की। स्टमक में खाना कितनी देर रहता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। स्टमक में खाना लगभग 3 से 4 घंटों तक रहता है। 3 से 4 घंटों के बाद इस खाने में से प्रोटीन्स काफी हद तक टूट चुके होते हैं। अब इस खाने को जो सेमी डाइजेस्टेड, मतलब थोड़ा सा डाइजेस्टेड फूड है, इसे एक वर्ड दिया गया है, इसे कहा जाता है काइम या शाइम। आप जो बुलाना चाहो वो आपकी मर्जी। अब ये शाइम क्या होता है, स्टमक से रिलीज हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये बात हो गई स्टमक तक की। अगले वीडियो में बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, जहां की बाकी सारे डाइजेशन कंप्लीट होंगे, बाइल सिक्रीशन आएंगी, पैनक्रियाटिक जूसेस आएंगे, और फिर बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन की, और फाइनली क्या एक्सक्रीट होता है और वो कहाँ स्टोर होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है या कोई डाउट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम बात करेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम की। थैंक यू।